हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन लोग पॉलीमर या जो बहुलक चैप्टर हैं उसकी बची हुई अपन लोग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए या उस नोट्स की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग याद रखिएगा 9950 495 और 995 पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज अपन लोग चर्चा जो करेंगे इस चैप्टर में वो एक पढ़ेंगे समबहुलक और दूसरा पढ़ेंगे सहबहुलक। जो समबहुलक है इससे अपन बोलेंगे होमोपॉलीमर और जो अपने पास सहबहुलक है उससे अपन बोलेंगे कोपॉलीमर। अब देखिएगा राजस्थान बोर्ड के अंदर पिछले 5-6 सालों के अंदर ये 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है और इसके हमेशा याद रखिएगा मेनली एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाएगा। तो जो अपने पास लिखा हुआ है समबहुलक और दूसरा लिखा हुआ है सहबहुलक यानी होमोपॉलीमर और दूसरा कौन सा हो गया कोपॉलीमर हो गया। इनके बारे में याद रखिएगा या तो डेफिनेशन पूछी जाती है या इनके एग्जाम्पल के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा जो अपन लोगों ने लिखा इसमें होमोपॉलीमर या समबहुलक, इसका मीन क्या होगा। अगर इसके अपन एग्जाम्पल की बात करें तो मैं फर्स्ट इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं पॉलीइथीन और या दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो पीवीसी। इस तरह आपको याद रखिएगा मैंने जो एग्जाम्पल पढ़ाए थे उन्हीं में से आपको पता करना होगा कि कौन सा समबहुलक है और कौन सा सहबहुलक है, यानी होमोपॉलीमर कौन सा है और कोपॉलीमर कौन सा, उसके बारे में अपन को पढ़ना होगा। अब देखिएगा इस पॉलीथीन की बात करें तो पॉली का मतलब मैंने आपको बताया था एन होगा और इथीन का मतलब क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। अब देखिएगा आप लोग इस एन का मतलब आपको बता रखा है मैनी, या मैनी का मतलब क्या हो बहुत सारा हुआ। अब इसमें याद रखिएगा फर्स्ट मॉलिक्यूल भी क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और तीसरा मॉलिक्यूल भी क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अगर आपको लगे कि याद रखिएगा बहुलीकरण की प्रक्रिया या जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी मॉलिक्यूल याद रखिएगा एक ही प्रकार के या सारे मॉलिक्यूल सेम है तो उससे अपन लोग याद रखिएगा होमोपॉलीमर या समबहुलक कहते हैं। तो याद रखिएगा इसकी ये जो थ्योरी है आपको सबको नोट्स मिल जाएगी। जिनको नोट्स का रिक्वायरमेंट होगा तो भी आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है तो उस पर आप लोग याद रखिएगा जब मैसेज भेज देंगे तो आप लोगों को इसके संबंधित जो भी थ्योरी या इसकी जो भी लैंग्वेज है हम आपको इसमें प्रोवाइड करवा देंगे। तो याद रखिएगा अगर पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाली सभी एकलक इकाइयां क्या होगी एक ही प्रकार की होगी या सभी मोनोमर्स क्या होंगे सेम होंगे तो उसका नाम क्या होता है होमोपॉलीमर होता है। इसी तरह याद रखिएगा अगर अपन बात करें कोपॉलीमर की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर इसको अपन लोगों ने बोला था कृत्रिम रबर, ये इसका नाम दिया था संश्लेषित रबर दिया था। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं समझ लो ब्यूना एस लिखता हूं मैं। जो सिंथेटिक रबर है अपने एग्जांपल कौन सा लिखा है ब्यूना एस लिखा है। तो आप लोगों ने पढ़ा था याद रखिएगा ब्यूना एस में अपने पास में 2 मोनोमर थी। फर्स्ट जो मोनोमर था उसका नाम था ब्यूटा 1,3 डाइईन नाम था और दूसरे का नाम था स्टाइरीन। तो याद रखिएगा जब आप लोगों को मैंने पॉलीमर चैप्टर के सारे फॉर्मूले पढ़ाए तो उस समय आपको बताया था कि जो अपने पास में ब्यूना एस लिखा हुआ है इस बी का मतलब क्या था ब्यूटा 1,3 डाइन था और एस का मतलब क्या था स्टाइरीन था। अब याद रखिएगा ब्यूटा 1,3 डाइन का जब आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा CH2 CH और CH2 फिर स्टाइरीन की बात करें तो C डबल बॉन्ड C और साथ में अपन लोगों ने जोड़ दिया था बेंजीन। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि इसमें पार्टिसिपेंट करने वाले दोनों मोनोमर सेम है अलग है तो अपन इसमें क्या बोलेंगे भाई एक तो इसमें ब्यूटा 1,3 डाइन है और दूसरा अपने पास में क्या है स्टाइरीन है। इसमें दोनों मोनोमर क्या है डिफरेंट या अलग अलग है तो उसका नाम क्या होता है कोपॉलीमर या उसका नाम क्या होगा सहबहुलक होगा। तो याद रखिएगा अगर सभी मोनोमर क्या है सेम है, अगर सभी एकलक क्या है समान है तो उसका नाम क्या दोगे समबहुलक या होमोपॉलीमर नाम दोगे। और उसके बाद याद रखिएगा अगर आपको लगे इसमें किसी भी पॉलीमर या बहुलक में भाग लेने वाले मोनोमर या एकलक अगर अलग अलग है या डिफरेंट है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं कोपॉलीमर बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसका एक आपको एग्जांपल एक ध्यान रखना पड़ेगा और डेफिनेशन नॉर्मल सी है आप सब जानते हो। सम या होमो का मतलब क्या होता है
कि पार्टिसिपेट करने वाले यार रखिएगा सभी मोनोमर या एकलक क्या होंगे, सेम होंगे, तो उसका नाम ये देना है। अगर आपको लगे डिफरेंट है तो उसका नाम क्या देना है, कोपॉलीमर या सहबहुलक आप लोगों को नाम देना है। अब देखिएगा आप लोगों को घर बैठ के इसमें करना क्या है, आपको मैंने कम से कम 15-20 एग्जाम्पल करवाए हैं, तो आपको उस एग्जाम्पल में पता करना होगा कि कौन सा समबहुलक है और कौन सा सहबहुलक है, होमो कौन सा और को कौन सा है। अगर आपको डिफरेंस करने में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से किसी भी फॉर्मूले का नाम और ये आपको डाउट हो रहा है कौन सा को और कौन सा होमो लिखकर भेज दीजिएगा, तो इसका आपको बस आंसर दे दिया जाएगा। तो ये हुआ इसके बारे में। तो एक बार वापस सुन लीजिएगा आप लोग, अगर सभी मोनोमर अगर क्या है, सेम है, वन टाइप है, सारे एक ही प्रकार के हैं या, तो उसका नाम क्या दोगे, समबहुलक या होमो दोगे। अगर आपको लगे डिफरेंट है तो उसका क्या नाम देना है, सहबहुलक या कोपॉलीमर आपको नाम देना होगा। तो ये तो हुआ समबहुलक और ये हो गया याद रखिएगा सहबहुलक के बारे में। अब अपन एक इसमें बात करें तो याद रखिएगा ये भी एक टॉपिक पूछा जाने वाला है, वल्कनीकृत रबर। वल्केनाइजेशन रबर सिंपल सा प्रोसेस है याद रखिएगा। इसमें फर्स्ट वर्ड है वल्कनीकृत है यानी वल्केनाइजेशन है। तो याद रखिएगा ये वल्केनाइजेशन या जो लिखा हुआ है वल्कनीकृत, उसका मीन क्या उसके बारे में पढ़े हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा आपको मैंने बताया था प्राकृतिक रबर, जिसका अपन नाम दिया था नेचुरल रबर। ये रबर याद रखिएगा लीनियर या रेखीय होगा, यानी इसमें सभी जितनी भी जो अपने पास में एकलक हैं या जो मोनोमर होते हैं वो याद रखिएगा सारे सारे सीधी श्रृंखला में, एक सीधी श्रृंखला में यानी सारे याद रखिए स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। अब इसमें पढ़ना अपन को ये होगा, इसके अंदर याद रखिएगा कि ये भी एक समूह मोनोमर है, ये भी अपने पास ये क्या है, मोनोमर है, यहां भी क्या है, मोनोमर है। इस तरह याद रखिएगा इसमें जितने भी मोनोमर हैं, जितने भी जो एकलक इकाइयां हैं, वो सारी याद रखिएगा आपस में एक सीधी श्रृंखला या स्ट्रेट चेन के फॉर्म में याद रखिएगा बॉन्डेड रहती हैं। इसका अपन लोगों ने एक नाम दिया था प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर ये इसको अपन लोगों ने बोला था नेचुरल रबर बोला था। तो याद रखिएगा इस रबर की आपको अगर प्रत्यास्थता बढ़ानी है, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को बढ़ानी है, अब आप सोचेंगे सर ये प्रत्यास्थता क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो याद रखिएगा स्टार्टिंग में जो अपन को नेचुरल रबर किसी भी पेड़ पौधे से अगर आपको प्राप्त होगा तो उस रबर को जब आप लोग खींचोगे तो टूट जाएगा। अगर आप कॉपी या किसी पेपर पर उसको आप साफ करेंगे तो वहां चिपक जाएगा। तो उसकी याद रखिएगा प्रॉपर्टी क्या होती है, लो होती है, उसकी गुणवत्ता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो अगर आपको इस प्राकृतिक रबर या नेचुरल रबर की अगर इसकी याद रखिएगा क्वालिटी या इसकी याद रखिएगा गुणवत्ता अगर आप लोगों को बढ़ाना है, अब इस गुणवत्ता का मतलब अगर खींचो तो अगर लंबा हो जाए, छोड़ो तो वापस अपनी मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट में आ जाए, अगर आप कॉपी में अगर साफ करें उसमें चिपके नहीं, अगर इसकी क्वालिटी अगर आप लोगों को बढ़ानी है, इसकी गुणवत्ता बढ़ानी है, तो अपन लोग क्या करते हैं, प्रत्यास्थता करते हैं, यानी इसके अपन याद रखिएगा इलास्टिक प्रोसेस अपन लोग करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो अपने पास प्राकृतिक रबर होगा इसको याद रखिएगा सल्फर या गंधक के साथ आपको क्या करना होगा, गर्म करना होगा। तो याद रखिएगा कि जो अपने पास में एक प्राकृतिक रबर होगा, जो नेचुरल रबर होगा, उसकी याद रखिएगा प्रत्यास्थता यानी इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए आप इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। किसके साथ गर्म करेंगे अपन लोग, याद रखिएगा सल्फर के साथ में गर्म करेंगे। तो आपसे एक बार वापस पॉइंट याद रखिएगा, प्राकृतिक रबर या नेचुरल रबर की प्रत्यास्थता या अपन कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी याद रखिएगा बढ़ाने के लिए इसको अपन लोग क्या करते हैं, सल्फर या गंधक के साथ गर्म करते हैं। और जैसे इसके साथ आप सल्फर के साथ हीट करोगे तो सल्फर के याद रखिएगा जो एटम है, सल्फर के जो परमाणु है इस रबर में संग्रहित हो जाते हैं, इस रबर में एंटर कर जाते हैं। और जैसे इसमें एंटर करेंगे तो याद रखिएगा जो रबर बनेगा उस रबर का नाम होता है वल्कनीकृत रबर या वल्केनाइजेशन रबर। और इसमें याद रखिएगा सल्फर अंदर एंटर होकर एस ब्रिज या एस सेतु बना लेते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा, एस ब्रिज या एस सेतु बन जाएगा। इस बनने वाले रबर का नाम वल्केनाइजेशन रबर नाम होगा, जिसको अपन लोग बोलेंगे याद रखिएगा वल्कनीकृत रबर बोलते हैं।
अब होगा क्या कि जो अपने पास में प्राकृतिक रबर है, जो एक नेचुरल रबर है, इसमें याद रखिएगा एस ब्रिज या एस सेतु बन चुका है। सेतु बनने से क्या होगा, एस ब्रिज बनने से अब अगर आप इस रबर को खींचोगे तो ये लंबा भी हो जाएगा, अगर आप छोड़ोगे तो वापस अपनी मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट में भी आ जाएगा। यानी इसकी याद रखिएगा जो क्वालिटी थी, इसकी जो गुणवत्ता थी, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, वल्केनाइजेशन रबर नाम होता है। और जो बीच में बना उसका नाम क्या होगा, एस ब्रिज, ये उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एस सेतु कहते हैं। और बनने वाले रबर का नाम हो गया वल्केनाइजेशन रबर। अब देखिएगा आप लोग ये बना कैसे, अगर उसके बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो नेचुरल रबर है, जो एक प्राकृतिक रबर है, उसका नाम बताया था आइसोप्रीन। अब देखिएगा आइसोप्रीन की बात करें तो आइसोप्रीन में मैंने आपको बताया था CH2 डबल बॉन्ड, यहां लिखा था CH, फिर आगे लिखा था CH डबल बॉन्ड और CH2, फिर एक मॉलिक्यूल मैंने और लिया CH2 डबल बॉन्ड, इधर इसमें लिखा था CH3, इस CH3 को मैं लिख रहा हूं इधर ऊपर, और यहां लिखा हूं इसमें नीचे CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 लिखा था। इसका नाम दिया था अपन लोगों ने, याद रखिएगा आइसोप्रीन, और इसका भी नाम क्या था, आइसोप्रीन। जब बहुत सारी आइसोप्रीन अगर आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनता है, प्राकृतिक रबर, ये उसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बनता है। अब याद रखिएगा ये जो अपने पास में आइसोप्रीन है, जिसका नाम एक प्राकृतिक रबर या नेचुरल रबर था, इसमें भी अपन लोगों ने क्या बोला था कि जो अपने पास प्राकृतिक रबर होगा, इसको अपन लोग याद रखिएगा सल्फर या गंधक के साथ अपन लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसको भी अपन लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा इस एक लाइन में जो ये एक मॉलिक्यूल था, अभी मैंने आपको इसमें बताया था कि याद रखिएगा एक मोनोमर है, कि ये पूरा एक मोनोमर है। इसी तरह इसमें अगला एक वापस क्या होगा, एक मोनोमर होगा, वापस एक और क्या होगा, मोनोमर होगा। इसी तरह इसमें बहुत सारे जो मोनोमर क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में जुड़ जाते हैं, तो एक लीनियर या रेखीय बहुलक का निर्माण होगा। अब देखिएगा ये जो अपने पास प्राकृतिक बहुलक है, जो एक नेचुरल रबर है, ये इसका मैंने एक मोनोमर लिया, इसी तरह ये एक और मोनोमर लिया, आगे इसमें चेन चलती जाएगी, ऐसे बनते जाएंगे बहुत सारे। अब याद रखिएगा ये इसमें फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा हो गया, ये कौन सा हो गया, पाई हो गया। और आप सब जानते हैं जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो दो सिग्मा बनते हैं, या अपन यूं कह सकते हैं जब एक बॉन्ड टूटा तो याद रखिएगा आधा बॉन्ड इधर आएगा और ये आधा बॉन्ड मैंने इधर बना दिया है। इसी तरह याद रखिएगा जब ये एक पाई टूटा तो आधा इधर और ये आधा इधर चला गया है, और इन दोनों के बीच में आकर याद रखिएगा सल्फर बैठ जाएगा, यानी दोनों मोनोमर के बीच में क्या होगा, एस बॉन्ड, एस सेतु या एस ब्रिज बन जाएगा। अब इस रबर को याद रखिएगा अपन क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन रबर कहते हैं। इस याद रखिएगा जो बॉन्ड मैंने ये इस तरह जो बना, इसका मतलब ये होता है चेन आगे की ओर चलती जा रही है। क्यों बताइए, इसमें बहुत सारे मोनोमर होते हैं और अपन से बना नहीं सकते, अपन से याद रखिएगा ये दो मॉलिक्यूल लिए हैं, बाकी चेन इसमें आगे की ओर चल रही है, इसलिए आपको ऐसा बनाना होगा। इसी तरह जब ये पाई टूटा तो याद रखिएगा हाफ बॉन्ड यहां चला गया और हाफ इधर आ गया। इसी तरह जब ये पाई टूटा तो हाफ बॉन्ड इधर और हाफ इधर आ गया, और बीच में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो वल्केनाइजेशन रबर है उसका स्ट्रक्चर ये रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि याद रखिएगा आपको एक आइसोप्रीन और आइसोप्रीन बनाना है, और फिर उसके याद रखिएगा आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है, हाफ इधर और हाफ इधर होगा, और बीच में क्या बन जाता है, एस ब्रिज या एस सेतु बन जाता है। इस रबर को अपन लोग क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन रबर कहते हैं। अब सभी स्टूडेंट याद रखिएगा फॉर्मूला हो गए इसके, और आपको छोटी मोटी मैंने थ्योरी इसकी बता रखी है। और कल आप लोगों को याद रखिएगा एक मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा इनऑर्गेनिक का, जिस चैप्टर का नाम है विलियन या सोल्यूशन नाम है। उसमें याद रखिएगा कल आपको शुरू से स्टार्ट किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। और उस पढ़ाते समय याद रखिएगा सभी स्टूडेंट के पास पेन और कॉपी रखना, ताकि जैसे मैं आपको विलियन चैप्टर के बारे में बढ़ाता जाऊंगा तो उसमें जो भी जैसा आपको समझ में आता जाए आप उसको साथ साथ में नोट आउट करते रहना। और लास्ट में किसी भी चैप्टर के अगर आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग याद रखिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया वल्केनाइजेशन रबर, और ये आपको मैंने बता दिया सम और सा यानी होमो और कोपॉलीमर के बारे में। इसके अलावा आप लोग चैप्टर पढ़ते रहेगा, और कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो टॉपिक हम आपको वापस एक्स्ट्रा समझा देंगे।